1984 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਆ, ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਗਿਲਟੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ एडवोकेट अशोक पांडा जी। माहौल ऐसा था कि मैंने किसी भी समय हमारे ऊपर हमला हो सकता है। उसी समय के उस समय जो सरकार थी उनको ये लगा कि हिंदू और सिखों को अलग थलग करके शायद वो सत्ता में ज़्यादा समय रहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि हिंसा जो है वो कभी भी समाज में परिवर्तन ऐसे नहीं ला सकती। बगैर कानून के सैंक्शन के अगर आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं, फर्जी एनकाउंटर करते हैं, गलत है। और उस समय का पंजाब को आपको भी याद होगा कि बाबा बुजा सिंह जो कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के थे, उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया था। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 1984 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਆ, ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਗਿਲਟੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। जो रिपोर्ट वो लिखी गई, हु आर द गिल्टी, उसमें दोषियों के नाम सीधे सीधे लिए गए। 1984 का वो कत्लेआम, अभी तक उसके पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला। आपने किस तरीके से हिम्मत की, किस तरीके से वो तथ्य जुटाए और वो रिपोर्ट लिखी? संगठन का हिस्सा था जो कि रिपोर्ट बनाया। उस समय पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स दोनों मिलके ही उस रिपोर्ट को बनाया था। और वो उस समय का जो भी वास्तविक स्थिति थी उसी का वो विवरण है। और उस समय जैसे हम लोग पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के हिस्से थे, तो 31 अक्टूबर से ही जो 1984 उस समय से ही हम लोग अपना जितना भी जो भी पीड़ित लोग थे उनके साथ अपना साथ दिए। उसी ज़माने में नागरिक एकता मंच हुआ था जिसमें कि दिल्ली के सैकड़ों या हज़ार लोग सामने आ गए, इकट्ठा हुए और जो पीड़ित परिवार थे उनको राहत दिलाने के लिए बहुत कोशिश किए। एक मैं आपको एक इंसिडेंट, एक प्रोसेस बता रहा हूँ। नागरिक एकता मंच के तरफ से अलग अलग रिलीफ कैंप्स में अलग अलग जगह पर जाने की बात होती थी। उस समय मेरा भी एक छोटा उस समय था अंश था कि हम लोग वहाँ से जो लाजपत भवन में नागरिक एकता मंच का था वहाँ से बस लेके आते थे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से यंग डॉक्टर्स जितने भी थे उनको लेके बाकी जगह जाते थे।
और जो पीड़ित लोगों की हम लोग सेवा करते थे उस समय। और ये सारा कुछ 2-3 महीने तक चला उस समय। और उसमें लोगों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करते थे, लोगों के पास जाते थे। और उस समय दिल्ली के जितने भी लोग थे जो कि कौमी एकता के लिए आगे आए और जो समाज में हारमोनी रहे, पीस रहे, उसके लिए जो भी आगे आए, बहुत बड़े संख्या में थे। हम लोग उसी के हिस्सा थे। जी जी। जैसे कि उस रिपोर्ट में भी लिखा है और हमें काफ़ी तथ्य सामने हैं कि जो कुछ हुआ सरकारी शय पर हुआ। जब आप लोग सिखों की मदद कर रहे थे तब आपको कितनी परेशानियां, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था? एक तो उस समय माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ था और जो भी रूलिंग पार्टी के जो मशीनरी के थे वो लोगों को दबाना भी चाहते थे। हम लोग एक बार वहाँ नागरिक एकता मंच के तरफ से एक बहुत बड़ा जुलूस भी, पीस मार्च निकला था लाजपत भवन से, हम लोग भोगल तक आए थे। तो उस समय चंद्रशेखर जी थे, स्वामी अग्निवेश जी थे और बहुत सारे जो उस समय के नेता थे, काफ़ी लोग थे। और हम लोग एक मतलब पूरा जो शांति मार्च के लिए आए। तो उस समय माहौल ऐसा था कि मैंने किसी भी समय हमारे ऊपर हमला हो सकता था। लेकिन ये है मैंने उसके बावजूद भी, इतना डर के बावजूद भी हमारे जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उसमें स्टूडेंट्स थे, नौजवान थे, लेडीज़ थी, जो एक्टिविस्ट थे, तो सारे इकट्ठा होके हम लोग पीस मार्च अपना निकाल के वो लाजपत नगर से भोगल पूरा बीच रास्ते में हम लोग ऐसे ही आ रहे थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये होता है कि आज हम ये काम कर रहे हैं, जोश में कर रहे हैं, और उसका जो रिज़ल्ट निकलता है कि यार हमने तब ये किया था। क्या आपको तब एहसास था हम ये कर रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या उसके बाद में आपको रियलाइजेशन हुआ? नहीं, जिस समय कर रहे हैं उस समय तो ऐसा शायद ना हो, क्योंकि आप ज़मीन में हैं। ज़मीन में है तो आप सोच रहे हैं कि जो मेरे सामने हो रहा है मैं उसको रिएक्ट कर रहा हूँ, रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और धीरे धीरे आपको ये महसूस होता है कि हिंदुस्तान में ये जो 1984 का दौर था, सबसे डार्केस्ट चैप्टर था हिंदुस्तान के इतिहास में। पार्टीशन के बाद शायद इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। और हम लोग जो हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, उस पर बहुत गहरा चोट आया था उस समय। और उसको बचाने के लिए वो हमारा जो हिंदुस्तानी आइडेंटिटी है या ह्यूमैनिटी की है, मानवता की है, उन सबको बचाने के लिए हम लोगों में एक ये था कि भाई अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ आगे नहीं आएंगे तो देश बिखर जाएगा। और ये महसूस हो गया था 1980 के बाद, जिसमें जैसे पंजाब में समस्या शुरू हुआ तो एक तरफ खालिस्तानी आंदोलन भी शुरू हो गया था। और उस समय जो सरकार थी उनको ये लगा कि हिंदू और सिखों को अलग थलग करके शायद वो सत्ता में ज़्यादा समय रहेंगे और ऐसे ही। तो उसी से लगता था कि हमें ऐसे जो स्थिति है इसको बिगड़ने से और रोके। लेकिन जैसे जो दुख की बात ये होता है कि हिंदुस्तान में ऐसे परिस्थिति होती है जो किसी के कल्पना के बाहर है। लेकिन जब हो जाता है तो हमारे जैसे लोगों को आना चाहिए और आके फिर उसका हम लोग मुकाबला किए। उस समय समाज के बड़े तबकों का आना ये बहुत बड़ा अहमियत रखता है। जी। उन सब लोगों का नाम सामने आता है, रिपोर्ट्स छपती हैं, चाहे अखबार में हो या जो रिपोर्ट PUCL PUDR ने छापी। फिर अभी भी परिवार ये महसूस करते हैं या पंजाब के आम लोग ये महसूस करते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए तो उनको नहीं मिली। फिर दोषी कौन रहा कि इंसाफ नहीं मिला? पुलिस, सरकार, कोर्ट्स? आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो जो इंसाफ जो होना चाहिए, क्योंकि जैसे साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा कि जो मैंने जिसको कहते हैं ना रेशियलिज्म के तहत वहाँ की सरकार जो वाइट सरकार थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला आए
और उन्होंने यही तय किया उस समय के जितने भी थे कि भाई सच्चाई सामने आए, और लोगों में एक सच्चाई जब सामने आता है और उसमें फिर इंसाफ की जाती है तो समाज में एक स्थायी शांति बहाल हो सकती है, अमन बहाल हो सकता है। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का भविष्य जो है वो हमारे युवाओं पर डिपेंड करता है, उन पर निर्भर करता है। अगर हमारा यूथ को हम ये एहसास ना दिला पाएँ कि हमारा समाज जो है वो आपके इक्वलिटी के बेसिस पर है, फ्रेटर्निटी के बेसिस पर है, और डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म इसके बेसिस पर हमारे समाज का नींव है। अगर ये हम लोग एहसास नहीं दिला पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत फेल्योर माना जाएगा। और उस हिसाब से हर एक को कोशिश करना चाहिए कि समाज में रिलीजन को एक तरफ किया जाए, कास्ट को एक तरफ किया जाए। बेसिकली सारे इंसान हैं, तो ह्यूमैनिटी के बेसिस पर ही अगर हम लोगों की अमन कायम हो हमारे में, तो वही हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे आप बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, मैं समय में दोबारा वापस जाना चाहूँगा। 1984 की हम बात कर लेते हैं। क्या ऐसा जो प्रभाव जाता है कि सारे लोग सिखों के खिलाफ हो गए थे, क्या ऐसा ही हुआ था? आम जनजीवन में ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसे मैं आपको बताऊंगा, लाजपत नगर में जो पंजाबी हिंदू परिवार थे वो सिखों को संरक्षण दे रहे थे, उनका बचाव किए थे। और हरिनगर में भी ऐसे ही ये स्थिति ये थी। और एक सबसे जो उसमें हुआ दी गिल्टी में भी आया है वो सारा कुछ, ज़्यादातर जो मोबिलाइजेशन होता था बाहर से लोगों को मोबिलाइज करके, और वो लोग पहले से आइडेंटिफाई करते थे कि ये घर में सिख है, ये घर में ये है, तो हमला ऐसे होता था। लेकिन जो आपके जो पड़ोसी है, माने पड़ोसी हिंदू और पड़ोसी सिखों में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं भी उस समय अलग अलग जगह पे जाता था, सबके साथ ये होता था। तो उस समय आम जो हमारे हिंदू या सिख भाई थे उसमें ऐसा कोई हॉस्टिलिटी या एनिमिटी नहीं था, जो कि प्रोजेक्ट किया जाता है कि शायद था, लेकिन नहीं था। उस समय ये था कि जो भी दंगा या जो भी हिंसा है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, और उन लोगों की ये स्थिति कि ये उनका ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि भाई हिंदू मुसलमानों को बिखेर दिया जाए, उनके आपस में लड़ाया जाए, और ताकि हम लोगों की सत्ता बरकरार रहे। और वो हुआ भी, वो आप लोग देखे हैं उसको भी। अगर हम आज की बात कर लें, क्या उस समय जो कुछ हुआ उससे हिंदू मुस्लिम सिख डिवाइड क्या ये बढ़ा है? क्या ये वो इस चीज़ में कामयाब हुए? नहीं, वो उस समय का जैसे मान लीजिए वो दौर के बाद फिर समाज में वही एकता आ गई थी, उसमें भी अमन आ गया था, और एवरीबॉडी हैज़ मूव्ड ऑन, जैसे जहाँ तक मेरा समझ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इंसाफ होनी चाहिए। जो लोग भी पीड़ित रहे उन पर उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हर एक को माने समाज में बसर करने के लिए मौका मिलना चाहिए, और जो भी दोषी हैं दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये तो और ये कितना साल बीत गया वो उसकी बात नहीं है। जो है कि क्योंकि जो जस्टिस करने के लिए कोई टाइम लाइन नहीं होता, तो सरकार को हमेशा जस्टिस, इसलिए हुआ भी उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन हुए, नानावती कमीशन हुए, उसके बाद भी अभी भी दिल्ली सरकार या और कहीं कुछ प्रयास है, लेकिन उसको और अच्छी तरह से कारीगर तरह से करना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि उस रिपोर्ट के कैसे कैसे असर हुए? जैसे कुछ लोगों ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी, जैसे रणजीत सिंह कुक्कीगेल, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए, एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाए। आपको क्या लगता है और क्या क्या उसके जो है नतीजे निकले उस रिपोर्ट के? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हिंसा जो है वो कभी भी समाज में परिवर्तन ऐसे नहीं ला सकती है। और हिंसा फिर आपस में, जैसे धर्म के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर हिंसा जो है वो बिल्कुल गलत है। और हम जो जितना भी सोचते हैं कि जो माने हिंसा के बदले जो हमारे भाईचारा को बजाय रखना और आगे बढ़ना
और उसके लिए जो हम लोग एक नए समाज की कल्पना करते हैं वो तभी संभव है जिस समय सारे लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसी समाज हो जिसमें सारे भाई जैसे रहें, भाई बहन जैसे रहें, कोई शोषण का या जो रिप्रेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का कोई हिस्सा ना हो, कुछ भी ना हो। उस समाज के लिए सबको मिल के आना होगा। और मेरा समझ में तो जो हमारे जो मजदूर भाई हैं या किसान भाई हैं या हमारे मिडिल क्लास तबका है, सबको मिल के रहना है। और उसके लिए ये बिल्कुल गलत बात होगी कि कोई हिंसा का रास्ता अपनाएगा, क्योंकि हिंसा आप किसको करते हैं? अपने भाइयों के साथ करते हैं। वो बिल्कुल गलत है, ये मेरा मानना है। और उसी को मान के हमारे जितने भी जो नागरिक आंदोलन, स्वाधीनता के आंदोलन जितना भी हुआ है, उसी बेसिस पे ये हुआ था। और तारकुंडे साहब जो उस समय PUCL के महान जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में से थे, वो हमेशा कहते थे कि, या जयप्रकाश जी भी उस समय कहते थे कि ये जो है हिंसा हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव रहता है। माने वो आपका जो लक्ष्य को आपको पहुंचाने के बदले आपको और कहीं बिखेर देता है, भटका देता है। तो वो बात को एक्चुअली वो एक बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान की इतिहास जो है वो बहुत लंबी है और उसमें अहिंसा के तरीके से समाज को बदला जाने का पूरा सब कुछ माने इंस्पिरेशन है, सब ये है। तो हमारे अगर यूथ अहिंसा के रास्ते में जाके समाज में बदलाव ला सकते हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं, वो सबसे अच्छा रास्ता होगा। जैसे अभी के जो पिछले साल का जो किसान आंदोलन इतना बड़े पैमाने पे हुआ, तो एक उदाहरण है कि बिना हिंसा के लोग इकट्ठा होके अगर एक जायज़ मांग रखते हैं, जायज़ बात करते हैं, तो उसी से देश भी प्रभावित होता है और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये होता है। अच्छा, एक आप ये कह रहे हैं कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। पंजाब में इस वक्त भी या पहले भी आप देख लीजिए कि कुछ लोग उठते हैं, कुछ यूथ आप कह लीजिए, जो ये कहते हैं कि कमीशन बने या रिपोर्ट्स छपी लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर हिंसा का रास्ता क्यों ना अपनाया जाए? नहीं, उसके बाद फिर आप हिंसा किसके विरुद्ध कर रहे हैं, उस पर ये होता है। और एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंसा को दबाने के नाम पर उसको आड़ में लेके जो सरकारी तंत्र वो बड़े तरह से हिंसा करते हैं, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा कि क्योंकि जो अहिंसा का रास्ता है या सच्चाई का रास्ता है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आप यूथ हैं, आप यंग एक्टिविस्ट हैं, तो आपको सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। जो गरीब किसान हैं उनके साथ मिल के रह के उनका दुख को सामने लाना पड़ेगा। उसके लिए हिंसा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो समझते हैं कि हम हिंसा करके कुछ बदलाव लाएंगे, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप खुद हिंसक बन जाते हैं। जिस वायलेंट मशीनरी के खिलाफ आप लड़ने को कोशिश करते हैं, उसी के खिलाफ आप खुद एक वायलेंट मशीनरी बन जाते हैं। तो मैं इसलिए शुरू से हिंसा के विरुद्ध हूँ, उसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ये है। क्या आपने भी, जैसे आप कह रहे हैं कि सहना पड़ता है, काफ़ी दुख देखना पड़ता है, जब आप ये सब काम कर रहे थे उस दौर में आप पे भी काफ़ी असर रहा होगा, किस तरीके का असर रहा? नहीं, उस समय तो हम लोग जैसे यंग एक्टिविस्ट रहे, तो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट में हम लोग तो उस समय जहाँ से भी खबर आता था, सिंहभूम से आया, आंध्रा से आया और पंजाब का भी जितना भी ये था, हमने अपना हिस्से का काम किया। पंजाब में 1978 में पंजाब सिविल राइट्स कमेटी बनी थी, जिसमें तारकुंडे साहब चेयरमैन थे और कुलदीप नायर साहब उसके सदस्य होते थे। दारा सिंह जी जो सरदार स्वर्ण सिंह के समधी थे वो भी थे, रोशनलाल बत्ता साहब अभी भी हैं वो भी थे, और अरुण शौरी साहब वो जनरल सेक्रेटरी कन्वेनर थे। मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। तो हम लोगों का काम यही था कि उस समय जो फेक एनकाउंटर्स हुए थे उसकी सच्चाई हम लोग देश के सामने लाया था। और ऐसा आंध्रा में भी हुआ था, आंध्रा सिविल राइट्स कमेटी करके,
उसमें भी जो फेक एनकाउंटर्स हुए थे उस सच्चाई को देश के सामने लाया गया था। और क्योंकि उस समय एक तो इमरजेंसी के बाद एक माहौल अलग था, वो सिविल लिबर्टीज़ के लिए सारी जनता में एक हमदर्दी थी और मीडिया भी उसको बड़े पैमाने पे सामने लाता था। तो हमें भी बहुत बड़ा सफलता ये हुआ कि भाई ये गलत बात है, बगैर कानून के सैंक्शन के अगर आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं, फर्जी एनकाउंटर करते हैं, गलत है। और उस समय का पंजाब को आपको भी याद होगा कि बाबा बुजा सिंह जो कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के थे, उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया था। बच्चे 15-16 साल के बच्चे उनको भी मारा गया था। क्यों? अच्छा, उसमें कोई लीगल सैंक्शन नहीं था, कुछ माने पुलिस के पास ऐसा कोई ऑर्डर हुक्म नहीं था या कानून नहीं थे कि वो लोग कर सकते थे। लेकिन क्योंकि उस समय माहौल ऐसा ये होता था कि भाई किसी को फॉल्स एनकाउंटर करके मार दो, तो उस सारी बातों को हम लोग सामने लाए थे। इधर आंध्र प्रदेश में भी डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट था उस समय, तो उसके तहत आप किसी को भी गलत तरीके से एनकाउंटर कर सकते हैं। तो उस सारे चीज़ों को हमने जनता के सामने लाया था और मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। और तारकुंडे साहब जैसे, कन्नावीरन साहब जैसे, हमारे छिब्बर साहब हुए या इंदर मोहन जी हुए, मुखोटी साहब हुए, तो सबके साथ हम लोग मिलके उस समय काम किए थे। आपका इतना लंबा तजर्बा है, आखिर में अगर मैं पूछना चाहूँ कि व्हाट इज़ द वे अहेड, अब पंजाबी लोग, सिख लोग किस तरह से आगे बढ़े? मेरे हिसाब से एक तो इकट्ठा होके संघर्ष करना, यही सबसे बड़ी बात है, वो उसको ये करें और सही सवालों पर लोग लड़े। सही सवाल का मतलब ये हो गया कि कैसे देश से गरीबी हटाया जाए, कैसे हमारी जो कृषि है, जो फार्म सेक्टर है, उसकी तब्दीली हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और जो भी देश में शोषण का जो रास्ता है वो कैसे बंद होगा, उसके लिए सारे इकट्ठा होके ये है। और उसमें कि हमारे नौजवान सबके साथ हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये कोई सादा आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि अपने जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कोई जो आपके विरोधी हैं वो सोचते हैं ये रोड़ा बन गए हैं रास्ते में, तो इनको हटा दो, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और इसलिए आपका जो सोल फोर्स, जिसको आत्मबल कहते हैं, जो अहिंसा का रास्ता है, आप सोचें कि सच्चाई मेरा रास्ता है, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। यही इसी को जहन में लेते हुए आप कुछ भी काम करते हैं वो अच्छा होगा। और मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ कि क्योंकि देखिए हमारा तो हज़ारों साल का सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इसमें इतने लोग आए, इतने लोग गए, और वो उसके बावजूद भी देश बरकरार है, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। उसका कारण यही है कि हमारा जो पुरानी सभ्यता है वो उसके लिए जिम्मेवार है। और उसके साथ साथ बड़े बड़े महापुरुष भी हमारे हुए हैं जो लोगों को इंस्पायर किए हैं। किसी ज़माने में हमारा भक्ति मूवमेंट लोगों को इंस्पायर किया था, सबके जो लोगों का अंधविश्वास था उस समय, या कास्टिज्म है, जाति प्रथा है, उसके खिलाफ भी लोगों को मोबिलाइज किए थे। और जो समाज में इक्वलिटी या सोशल जस्टिस लाने के लिए हमारे देश में कई जगह बड़े बड़े ये मूवमेंट हुए हैं, तो हमें उससे सीख लेना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਜੀ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਖਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ।